आज से 20-30 साल पहले प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन होता था, अभी उतना स्कोप नहीं रहा है। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। 40 में रिटायर होना चाहते हो या 45 में होना चाहते हो तो ये 20% से काम नहीं चलेगा। सेबी का डाटा बोलता है कि 89% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। कुछ एडवाइसेस जो आप यंगस्टर्स को दे सकते हो? 50-30-20 रूल होता है। Hello everyone, my name is Dhruv and I am currently a final year student at NSUT Delhi. Since I will be starting my professional journey very soon, so it's high time for me to take my finances very seriously. अब मैं बिना सोचे समझे अपने पॉकेट मनी को उड़ा नहीं सकता, तो इसीलिए आज मैं अपने फादर जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ कुछ अपने डाउट्स रिगार्डिंग फाइनेंसेस एज वेल एज कुछ टिप्स लेने वाला हूँ। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल दोज पीपल आउट देयर जिनकी प्रोफेशनल जर्नी वेरी सून स्टार्ट होने वाली है। एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो हेलो पा। हेलो। एंड आप मेरे को बार बार बोलते रहते हो पैसों के बारे में कुछ सीख ले, फाइनेंस के बारे में सीख ले। बिल्कुल। तो आज मैं उसी के लिए आपसे पूछने आया हूँ, डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या प्लानिंग क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है कि जब आपके पास पैसे आने शुरू होते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें होती हैं कि पैसे आ रहे हैं, वो आपकी इनकम है, उसको आपने कैसे खर्च करना है, उसका एक्सपेंस मैनेजमेंट है, जो बच गया उसको हम सेविंग्स बोलेंगे या उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। लेकिन इसका सही तरीका क्या है? जब जैसे ही कोई कमाना शुरू करे या उसकी इनकम हो तो अब उसके कुछ गोल्स होंगे लाइफ में कुछ स्टैंडर्ड गोल्स होते हैं। हाँ। जैसे कि आप कमाना शुरू किए हो तो एक दिन तो रिटायर हो जाओगे। हाँ। आज नहीं तो 20-30 साल बाद रिटायर होगे। अब से लेके रिटायरमेंट की आपकी जो जर्नी है उसको आप नोट डाउन करो। जैसे कि जॉब लगी है, कोई कार खरीदनी है, घर है या नहीं है तो घर खरीदना है, शादी करनी है उसमें खर्चा होगा, शादी के बाद बच्चे होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सब चीज़ों को प्लान करना एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है कि भाई मेरे पास पैसे आए उसमें से कितने खर्च करने चाहिए, कितने मुझे सेव करने चाहिए, कहाँ कहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। तो ये सब आपकी कोई पेरेंट्स की जिम्मेवारी भी हो सकती है। तो वो सारे कमिटमेंट्स को अपने फाइनेंसेस को अलॉट करना उनके हिसाब से वो पूरा फाइनेंशियल प्लान आता है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, सो सिंस मैं अपना प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ तो हाउ शुड आई प्लान माय इनकम? जो आपके पास इनकम आएगी, मान लेते हैं कि आपकी अभी सर्विस स्टार्ट होने वाली है तो आपको मान लेते हैं आपको साल में 25 लाख का पैकेज मिलेगा, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। 25 लाख में से कुछ तो टैक्स जाएगा, तो पहले तो टैक्स प्लानिंग करनी है कि भाई कम से कम टैक्स जाए। वन। दूसरा, जो आपके पास इनकम आई उसमें से एक 50-30-20 रूल होता है, जो आप पहले दिन से अप्लाई कर दोगे तो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपने कुछ खर्चे भी करने हैं। तो 50-30-20 रूल बोलता है कि जितनी आपकी इनकम है उसमें से 50% से ज़्यादा आपकी कमिटेड एक्सपेंसेस में नहीं जाना चाहिए। कमिटेड में क्या है कि आपका रोज़ का ट्रांसपोर्ट, ऑफिस आने जाने का, घर में रहने का, घर का किराया, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, उन सब में आपके पास 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके। और 30% आपका जा सकता है एस्पिरेशंस में, डिज़ायर्स में, कि भाई सोशलाइजिंग करना है, घूमने जाना है, ज़िंदगी जीनी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30%। और कम से कम 20% तो आपने उन गोल्स के लिए सेव करना है जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद के लिए आपने 20% कम से कम कमाना है। ओके। ये रूल होता है जब आप 25 साल से स्टार्ट किए हो अर्निंग, और 60 साल तक जॉब कर रहे हो। तो इस लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैंने पहले ही दिन से 20% सेव करना है। अगर आप रिटायर जल्दी होना चाहते हो तो आपको 20% से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा। तो अगर आपकी 2 लाख रुपए महीने की मान लीजिए इनकम है तो 2 में से कम 40 सेव करना है, और कोशिश करनी है कि 80 या 90 हज़ार तक पर मंथ आप सेव करो। ओके। मान लेते हैं आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीना है। ठीक है। तो 2 लाख रुपए आपको आएंगे, तो उसमें आपको कैसे कैसे प्लान करना है उसके बारे में आपके एग्जाम्पल से ही अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। 2 लाख रुपए आएंगे। हाँ। साल में 24 लाख हो गए। हाँ। वो आएंगे आपके, उसमें कुछ टैक्स लगेगा। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो आप चाहोगे कि अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज करें, कम से कम टैक्स दे, तो वो टैक्स प्लानिंग हो गया। वन। दूसरा है जो आपके पास इन हैंड आया उसके बाद, तो उसमें आपके कुछ गोल्स होंगे
हाँ। तो आपकी क्या इच्छा है, जैसे अभी अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करना चाहोगे? मेरे को एक अच्छा एक्सपेंसिव कार चाहिए, स्पोर्टी कार। ओके, कार हो गया, और एक घर चाहिए अच्छा, ठीक बड़ा। है, ठीक है। कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदने हैं, जैसे कि फोन हो गया, PS5 भी हो सकता है। PS5 भी हो गया, है ना? ठीक है, ये ऐसे तो कुछ है। इनको अभी इस पैसे को जो टैक्स देना है, टैक्स प्लानिंग हो गया, टैक्स प्लान के बाद में आपके पास कितने इन हैंड आएंगे, उनको इन सब गोल्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए आपने बोला कार खरीदना है, तो कार कितने का खरीदना है? 10 लाख का खरीदना है। हाँ। तो कब खरीदना है वो डिसाइड करना है। तो 10 लाख का आज मिल रहा है, अगर आप 5 साल बाद खरीदना चाहोगे तो कम से कम 15 लाख का होगा। हाँ। तो उसका एक ये आपका गोल हो गया। तो इस गोल की तरफ आपने कितना इन्वेस्ट करना है, 10,000 करना है, 20,000 पर मंथ करना है, एक तो उधर प्लान करना है। सिमिलरली PS5 खरीदना, PS4 खरीदना, उसके लिए कमिट करना है। बाहर घूमने जाना है, साल में 40-50 साल में 4-5 लाख रुपए लगेंगे, तो उसका आपने उतना इन्वेस्ट करना है। तो ये सब आपने प्लान करना है। तो इसके लिए एक ब्रॉड पैरामीटर है या एक ब्रॉड प्रिंसिपल है 50-30-20। वो बोलता है कि अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं, तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं जाने चाहिए आपके इसेंशियल्स में, जिसमें कि आपका घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, वो वाली खर्चे होते हैं। 30 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए आपके डिजायर्स में, कि मैंने घूमने जाना है या कुछ खरीदना है या कुछ एस्पिरेशन वाली चीज खरीदनी है। और कम से कम 20% आपने सेव करने हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। और इन सब में आपने याद रखना है कि आपने अपना जो रिटायरमेंट है वो कब आप प्लान कर रहे हो। अगर वो 60 साल तक आप काम करना चाहते हो तो ये 20% आपको काम आ जाएगा। अगर आप जल्दी करना चाहते हो, 40 में रिटायर होना चाहते हो या 45 में होना चाहते हो, तो ये 20% से काम नहीं चलेगा, आपने उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करना पड़ेगा। इसकी भी एक आगे डेफिनेशन होती है फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरली। तो उसके लिए आपने इंश्योर करना है कि जल्दी से जल्दी आपका जितना साल का इनकम है या साल के एक्सपेंसेस हैं, उसका 25 टाइम्स आपके पास किटी हो जाना चाहिए। तो उस टारगेट की तरफ भी आपने बढ़ना है। ऐसे आपने इनकम को प्लान करना है। एंड मैंने काफ़ी बार लोगों से सुना है कि इमरजेंसी फंड्स के बारे में। इमरजेंसी फंड्स होते क्या है एंड क्या बेस्ट अप्रोच होगी इन फंड्स को बिल्ड करने के लिए? एंड आइडियली कितना होना चाहिए ये? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस का सवाल है, तो इमरजेंसी फंड सबसे पहले आता है, दूसरा आता है आपका इंश्योरेंस प्लान, तीसरे आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों के बारे में, आपने इमरजेंसी फंड के बारे में बोला तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपका 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स, क्योंकि आपकी जॉब तो प्राइवेट है, प्राइवेट ही है ना। तो प्राइवेट जॉब में आपके पास अप टू 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट कॉर्पस होना चाहिए। क्योंकि आपको कल को जॉब चली गई या कुछ होगी तो आप स्ट्रेस में ना हो। तो अगर आपके मान लीजिए 50,000 रुपये महीना खर्चा है, तो आपके पास 12 मंथ्स का 6 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जब इस इमरजेंसी फंड को लो तो उसमें आपने रिटर्न्स की तरफ ध्यान नहीं देना, उसकी सेफ्टी की तरफ ध्यान देना है। और उसको ऐसी जगह रखना है कि उसको आप कभी भी एनकैश कर सको। आपका 5 से 6 लाख का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा इन्वेस्टमेंट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए इंश्योरेंस की तरफ। तो इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए आपका जो एनुअल इनकम है उसके 15 गुना। तो एनुअल इनकम मान लेते हैं आपकी 24 लाख है, 24 इंटू 15 इज 3.6 करोड़ का कम से कम आपने इंश्योरेंस लेना है। और ये लेना है टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तकरीबन 80 साल की उम्र तक के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए। 3.6 पे ही रेस्ट्रिक्ट ना करके आप 4 करोड़ का लें। और जल्दी से जल्दी ले लें। अब आप पूछोगे जल्दी क्यों? क्योंकि जब यंग एज होती है तो उसका प्रीमियम कम आता है, और एक बार जो प्रीमियम हो गया वो लाइफ टाइम वही प्रीमियम रहता है। तो अगर आप 4 करोड़ का इंश्योरेंस अभी लेते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम आएगा 3500 या 4,000 रुपये पर मंथ। तो एक इंश्योरेंस ले लो, एक आपने जो इमरजेंसी फंड है वो आपने कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ है उसने आपने सेव करना है और इन्वेस्ट करना है वाइजली। तो ये जो आपने टर्म इंश्योरेंस की बात करी है, ये टर्म इंश्योरेंस बेसिकली किस चीज़ का है? हेल्थ का, जॉब का, या किस चीज़ का? टर्म इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हो सकता है कंपनी दे, कंपनी की टर्म्स पढ़ लेना। कंपनी जनरली दे देती है, तो नॉर्मली तो उसी से काम चल जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो अपने लिए आप कुछ दिन बाद भी कंसिडर कर सकते हो,
ओके क्योंकि एक तो आपके पास ये है आपका जो है, क्यों होता है ये, क्योंकि आपकी जो तो 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम है उसको आपकी लाइफस्टाइल यूज टू होगी, आपके डिपेंडेंट्स यूज टू हो गए हैं। हाँ अगर आपको कल कुछ हो गया तो वो एक्टिव इनकम आपके पास नहीं आएगी। तो जो 4 करोड़ का इंश्योरेंस को आपके डिपेंडेंट उससे वो उनको 2 लाख रुपए महीना आ सकता है। ओके तो ये उस आपकी जो एक्टिव इनकम है जो आपसे रिलेटेड है उसको इंश्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस है। ओके तो जैसे मेरे काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स है, मतलब एक्सपेंसिव आइटम्स बाय करने के लिए, PS5 हो गया, बाइक्स हो गई, कार हो गया, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग मैं इन सब पे स्पेंड भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या इसका कोई फाइनेंशियल रूल भी है? बिल्कुल है। एक्सपेंसेस और एस्पिरेशंस तो बंदे की कितनी भी हो सकती हैं, वो कभी पेट नहीं भरता। हाँ ठीक है, तो आपने जो है इसमें थोड़ा ऑप्टिमली जाना है। ओके क्योंकि यंग एज में, अभी आपकी अर्ली एज है, अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे हाँ तो आपको जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग मिलेगा बाद में। ओके कहने को तो आप जैसे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 2 लाख के 2 लाख खर्च कर ले। हाँ तो इसमें बेयर मिनिमम पे जाइए। ठीक है, तो जैसे कार आपने खरीदने का बोला, हाँ जरूर है, कार की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हाँ लेकिन फाइनेंशियली स्पीकिंग कार अगर आजकल ओला उबर सब जगह अवेलेबल है, हाँ ओला उबर आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है। हाँ तो कार को आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई मैं ऑफिस जाना है, 1 घंटा रोज ऑफिस जाना है, हाँ। एक तो मैं चला के जाऊंगा हाँ तो उसकी स्ट्रेस अलग होगी। हाँ डेफिनेटली इससे अच्छा मैं ओला में पीछे बैठ के चला जाऊं हाँ तो मैं अपना काम भी करते हुए जा सकता हूँ, सोते हुए भी जा सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली जा ठीक सकते है, हैं। तो जैसे कि आपने PS5 बोला, तो यस PS5 आप कितना यूज़ करोगे, इससे अच्छा तो संडे के दिन गेमिंग जोन में जाके वो भी कर सकते हो। हाँ तो हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस, तो मैं तो चाहूँगा कि आप जो 50% है उसी में ये सब खर्चों को उसी में मैनेज करें। ओके। और हो सके तो 40 से 50% आप सेव कर लें, ओके उधर आपका एम होना चाहिए। बाकी तो आपके पैसे हैं, ओके। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बिल्कुल खर्च मत करो, पर कम से कम 30-40% पर मंथ का सेव करो, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी आप। ओके एंड जैसे कि मैं यंगस्टर हूँ तो मैं काफ़ी रिस्क ले सकता हूँ, तो शुड आई ट्राई ऑप्शन ट्रेडिंग? देखो हाँ, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरा सजेशन तो ये होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। ओके एंड आपको विश्वास नहीं होगा, म्यूचुअल फंड बहुत ही स्टडी होते हैं ओके और उनके रिटर्न्स बाकी जो ऑप्शंस आप बोल रहे हो उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आप ने बोला फ्यूचर एंड ऑप्शंस, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। हमें वो किक देता है कि एक दिन में इतने % इतने ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सेबी का डाटा बोलता है कि 89% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। दूसरा, ऑप्शन एक बहुत ही स्किल्ड इंस्ट्रूमेंट है। हाँ आपके पास ना तो टाइम है, ना ही आपके शायद इंक्लिनेशन होगा उधर सीखने का, क्योंकि आपने कैरियर बनाना है। ओके तो उनसे दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है कि जो ऑप्शंस में ट्रेड करके एक्चुअली वेल्थ क्रिएट की है। यस, रोज व्हाट्सएप पे डाल देता है कोई, मैंने इतने बना दिए, इतने गेन हो गया, बट वो अगले दिन जिस दिन नहीं डाल रहा उस दिन क्या होता है। तो एक रिस्की चीज़ है, मैं तो बोलूँगा नहीं करो। ओके इट इज़ समथिंग लाइक बाइंग ए लॉटरी टिकट ओनली। ओके एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी जगह यूट्यूब में भी एंड काफ़ी लोगों से सुना है SIPs के बारे में, तो क्या ये मेरे एज के लोगों के लिए अच्छा भी है या नहीं है? एंड डिस्पाइट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्ट करूँ मैं स्टॉक्स में, मैं SIPs क्यों करूँ? ओके, SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके जैसे कि आपकी मंथ में इनकम आई, आपने जैसे 2 लाख रुपए आए, तो उसमें से आपने डिसाइड किया कि मैं 50,000 रुपये सेव कर सकता हूँ, तो 50,000 रुपये ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो कि वो म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स डेट में, या आप अक्रॉस द मंथ डिवाइड करना चाहते हो तो आपके अकाउंट से वो इन्वेस्ट होते रहेंगे। ओके तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। ओके एंड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 रुपये महीने से भी इन्वेस्ट करके, आज अगर आप इस एज में जो कि आप 21 ईयर्स के हो, आप स्टार्ट करोगे तो बाय द एज ऑफ 60 यू विल क्रिएट ए कॉर्पस ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ रुपीस। ओके ठीक है, तो ये जरूर करना चाहिए। हाँ। और इसमें ऑटोमेटेड हो जाती हैं आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ओके आपने बोला स्टॉक्स में, देखो स्टॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक्स के लिए आपको खुद अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, ओके अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके हो सकता है शॉर्ट टाइम में स्टॉक्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे दें, लेकिन लॉन्ग टाइम में
म्यूचुअल फंड ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्योंकि कोई प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज कर रहा होता है और वो आप अपडेटेड रहता है। हाँ। और जब चेंज करने की जरूरत होती है वो चेंज भी करता रहता है कि आज इस सेक्टर में इन्वेस्टेड है, कल को दूसरे में हो सकता है। स्टॉक्स में आपने खुद करना है तो उसमें टाइम एनर्जी दोनों लगते हैं। हाँ। आप ऑफिस में जा रहे हो सकता है एक्सेस ना मिले तो शेयर तो एक दिन 20% ऊपर नीचे हो गया। हाँ। तो मेरा सजेशन होगा नहीं है। फिर भी लोगों को एंटाइजिंग लगता है कि ये शेयर 5 साल में डबल हो गया। हाँ। तो आपको सरप्राइज होगा हाँ। कि जब हम कमीशन हुए थे हाँ। एक म्यूचुअल फंड आया था जिसकी NAV 10 थी, आज वो 4200 रुपये है। हाँ। तो 420 गुना हो चुका है म्यूचुअल फंड भी। ओके। 2014 से अब तक हम सुनते हैं कि ये स्टॉक डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। देयर आर 15 से 20 स्कीम्स जो पिछले 10 साल में 10 गुना से ज्यादा हो गई हैं। 10x हो चुकी हैं। Okay. अभी तक हम 10x स्टॉक्स की बात करते हैं। लेकिन 10x म्यूचुअल फंड स्कीम भी 15 से 20 है। पिछले 10 साल में हो चुकी है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न है। तो अगर आप टाइम और एनर्जी नहीं देना चाहते तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। ओके। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इज इट बेटर टू रेंट और टू बाय एसेट्स लाइक मतलब प्रॉपर्टी हो गया, कार हो गया इन अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर? ओके, प्रॉपर्टी एक घर होना एक इमोशनल नीड है। हाँ। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, हाँ। प्योर फाइनेंशियल्स की, हाँ। तो पहली बात तो आज आपकी जॉब लग रही है NCR में, कल अगली जॉब हो सकती है बेंगलोर में। हाँ, तो क्या आप बेंगलोर में घर खरीदोगे या दिल्ली में खरीदोगे? तो वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। अभी प्योर फाइनेंस की बात करें, एक घर जो 1 करोड़ का है तो उसका किराया है 20 से 25 हज़ार, EMI है उसकी 80 से 90 हज़ार। 20 साल बाद अगर आप घर खरीदते हो तो उस घर के मालिक बनते हो। हाँ। क्या वो घर 20 साल बाद रहने लायक रहेगा? आपने सोचना है। हाँ। क्या आप उसकी यूज़ कर पाओगे? नहीं। अगर यूज़ नहीं कर पाओगे तो आपको किराए पे देना पड़ेगा। तो 20 साल बाद घर पुराना हो जाता है। हाँ। आज आपकी नीड हो सकती है कि मैं 2 बेडरूम ले लूँ या सिंगल बेडरूम ले लूँ। हाँ। 10-15 के साल के बाद में आपको 2 बेडरूम काम नहीं करेगा। हाँ, तो 3 या 4 बेडरूम चाहिए, क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई। हाँ। तो वो घर तो स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो घर की आपको अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। इट्स बेटर टू रेंट। रेंट में ये है, इधर ईस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट फेसिंग है, इसमें धूप आती है, इसमें नहीं आती है, यहाँ मेरे दोस्त कम है। किराएदार, जब तक आप किराए पे हो हाँ। तो आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट होने का। हाँ। एक बार अपना घर ले लिया तो आप उसमें बंधे रह जाओगे। और आज से 20-30 साल पहले प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन होता था, जो कि अभी उतना स्कोप नहीं रहा है। ओके। एंड सिमिलरली फॉर कार आल्सो? देखो, कार में किराए में काम चल जाएगा। हाँ। जहाँ तक शहर में है। हाँ। लेकिन एक कार ले ही लेना, उसमें तो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा, मतलब जो मैंने बोला ना 30% तक अपने डिजायर्स में हो जाना चाहिए। तो कार लेना अपने हिसाब से, कार लेके रखना एक अच्छी चीज़ है। वो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस मिलेगी। ओके। क्योंकि ज़िंदगी जीनी भी है, सारा जमा के कहाँ लेके जाओगे। ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ टॉप 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताओ जो यंगस्टर्स के लिए बेटर होंगे। तो सीक्वेंस में जाते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ठीक है। आपके जितनी मंथली एक्सपेंसेस हैं, हाँ, उसको अप टू 12 मंथ्स का आपके पास एक्सपेंसेस हो 1। ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस विच शुड बी अप टू 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। ओके। तीसरा है कि अभी से आप जो है अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें। ओके। या आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई काम अपना स्टार्टअप करना है, उसके बारे में सोचें और उसको एक क्वांटिफाई करें। ओके। कि भाई मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा, मैं रिटायरमेंट लेके एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मैं 5-10 करोड़ की ज़रूरत है। ओके। तो उतना कैलकुलेट करें। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। ओके। गोल कुड बी रिटायरमेंट, गोल कुड बी बाइंग ए हाउस, गोल कुड बी रिटायरिंग अर्ली एंड स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, गोल कुड बी कि मुझे फायर मूवमेंट में आना है, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। हाँ। तो उतने उसके लिए मेरे पास 25 साल का खर्चा होना चाहिए। हाँ। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है SIP इन म्यूचुअल फंड्स। ओके। जो मंथली बचा सकते हो, स्ट्रेच करके बचाओ, इन्वेस्ट होने दो और उसको 4-5 साल तक चलने दो। ओके। उसके बाद देखना। ओके। और जो आपको कहीं से बोनस मिलता है या एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उनको भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। स्टॉक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ ना जाओ तो बेटर है। ओके। एंड बिफोर एंडिंग दिस डिस्कशन, कुछ एडवाइसेस जो आप यंगस्टर्स को दे सकते हो फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग? फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सबसे बेस्ट है आपकी इनकम है। हाँ। उसको
ऑप्टिमली इन्वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी भी जिए, थोड़ा घूमे फिरे भी, और जो बच गया है उसको पहले ही दिन से, और जो बचा सकते हो पहले ही दिन से प्लान करो, प्लान करके रखो और इन्वेस्ट स्टार्ट करो। एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज SIP इन म्यूचुअल फंड्स, उससे बेटर नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म में चीज़ें मिल जाएंगी कि ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, वहाँ अमीर हो सकते हैं, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सो देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ क्रिएशन ऑल्सो। तो दाएं बाएं ना वेस्ट करके SIP और म्यूचुअल फंड्स पे विश्वास रखें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और सारे गोल्स आपके जब आप प्लान कर रहे हो उससे पहले ही अचीव हो सकते हैं। सो आई एम श्योर कि जो हमारा डिस्कशन है वो यंगस्टर्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक द वीडियो as well as share it with your friends, and अगर आपके कोई questions है तो do mention it in the comments. Do subscribe to this channel for more such exciting content, and till then stay smart with your money. Thank you. Happy investing.